हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने नंबर सिस्टम की बात की थी। नंबर सिस्टम पे चलते हुए हमने डिविजिबिलिटी रूल की बात की थी और अब तक हो सकता है आपने ये वीडियो देखा या नहीं देखा, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये सिर्फ कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे अपने माइंड एप्लीकेशन के लिए, अपने माइंड की एप्लीकेशन के लिए। आप इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू यदि जाएंगे तो आप चाहे शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें, चाहे आप क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नया देख लें, लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपने ट्रिक्स बनाएंगे, अगर आप अपने ट्रिक्स सोचेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे, तो आपको वो ट्रिक्स उस प्रेशर में, उस एग्ज़ाम के प्रेशर में याद रहेंगे। वो हमेशा आपको याद रहेंगे। कई बार क्या होता है, हमने कई जगह देखा है कि ये ट्रिक है या वो ट्रिक है। वो ट्रिक जब आप देख रहे होते हैं, जब आपके माइंड में प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छी लगती है वो। एंड लिटरली यू थिंक कि वाओ, कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन वह ट्रिक हर बार अप्लाई नहीं होती है, या जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको पता चला कि वो ट्रिक लग ही नहीं पा रही है, जो जैसा आपने देखा था उस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गुगली हो गई है। सो क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, और उस पे आप यदि अपने माइंड का एप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको मैथ्स करने का मज़ा आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। देखिए, ये सारे एसएससी के जो एग्ज़ाम है ये तो अब ऑब्जेक्टिव हुए हैं, पहले ये सब्जेक्टिव भी हुआ करता था। 2008 ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता था, और तब मैथ्स का पेपर भी सब्जेक्टिव था, जीके का पेपर भी सब्जेक्टिव था, इसके अलावा इंग्लिश का पेपर भी उसमें सब्जेक्टिव था, हिंदी का पेपर भी सब्जेक्टिव था। अब ये ऑब्जेक्टिव हो गया है, एंड मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। सपोज़ मैथ का ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव करना है, हो सकता है आपसे इसका फाइनल आंसर नहीं आएगा, हो सकता है ना आए। आपने सोल्व करने की कोशिश की, आप इसमें ये लिख दो, आप इसमें डिवाइडेड बाई लिख दो, इसका एक लेवल तक आप पहुंच जाएं, लेकिन आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। स्टिल से सपोज़ कि नंबर ये 2 नंबर का था या ये 5 नंबर का था, तो एग्जामिनर आपको 2 या 3 नंबर तो दे ही देगा, ये सोच के कि आपने कुछ तो किया। लेकिन अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसका 1 नंबर है, आपको तो 1 नंबर तभी मिलेगा जब आप इसमें से आंसर निकालेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो सब्जेक्टिव आप फर्स्ट टाइम आप कैसे भी प्रैक्टिस करें, लेकिन फर्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को अपने कूल माइंड के साथ पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। आप पूरी स्टेप्स करें उसमें, आप पूरी स्टेप्स को रिपीट करें उसमें। जब ये करेंगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ था और ये आंसर पे आने के बाद में फिनिश कहाँ पे हुआ, किन किन कॉन्सेप्ट्स को आपने यूज़ किया और कैसे कैसे उनका एप्लीकेशन हुआ। फर्स्ट टाइम आप जब सारा करेंगे, आप बहुत धीरे करेंगे, बहुत धीरे करेंगे, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है कि कैसी मैथ्स है, मुझसे नहीं होती, लेकिन आप करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ में एक ऐसा साधन है जो आपको परफेक्ट बना सकता है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। पहले हम रिवाइज कर लें, पहले वाले में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे, हमने 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ा था, हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे काम करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट था नंबर सिस्टम के अंदर, डिविजिबिलिटी रूल्स का जो कॉन्सेप्ट था, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। देखिए, यही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको खुद को ही बैठ के करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कोई क्लास देख के, या इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन अ क्लास, आप किसी क्लास में भी बैठे होते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। वहाँ आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसको क्वेश्चन को करने का तरीका देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी बैठ के। उसके लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें शुरू करिए। हम शुरू ये करते हैं कि पिछले जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, आज उसका हम एप्लीकेशन माइंड में कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ़ 985x3678y इज़ डिविजिबल बाई 72, देन वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y क्या है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अगर
5x 3678y 72 से भाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मूल्य क्या है? क्या है? चाहे ये ऊपर थोड़ी अंग्रेजी लिखी है, नीचे हिंदी लिखी है। फाइनल अल्टीमेट जो इसमें यूज़ हमें करना है वो गणित यूज़ करना है। तो देखिए 9 8 5 x 3 6 7 8 y डिवाइडेड बाई 72। देखिए पहले तो हम ये करें, फिर उसमें से हम x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें, तब जाके हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ये चाहिए होगा हमें। तो अब इसको हम 72 से अगर डिवाइड करें तो हमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। वो तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आप 72 के टुकड़े करिए। मैंने आपको ये बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स में, यदि नीचे ये जिसके भी इसके जो भी फैक्टर बनेंगे, फैक्टर यानी इसको हम जिन टुकड़ों में तोड़ेंगे, अगर उन टुकड़ों से भी ये नंबर डिविजिबल है और उसका एप्लीकेशन करके हम कुछ करेंगे तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आप 72 को टुकड़ों में तोड़िए। आप किन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? वैसे 72 के टुकड़े करने के लिए मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इसका एलसीएम करिए, यानी 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। अब इसके जो टोटल फैक्टर आ गए वो तो ये आ गए, ये टोटल फैक्टर आ गए। अब इनमें से आप फैक्टर कुछ भी कर लो, आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और उसमें यदि आप ऐसे करें तो आप से सपोज 4 गुना 2 गुना 3 गुना 3, या आप कर सकते हैं 8 गुना 3 गुना 3, या आप कर सकते हैं 8 गुना 9। जनरली क्या होता है, आप इसको बड़े फैक्टर पे ही काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर लेंगे तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। अदरवाइज मेनली जो फैक्टर इसमें बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 और 3। आप ले लीजिए इसमें 8 गुना 9, 72 का हमने क्या फैक्टर कर दिया, 8 गुना 9। यानी अब आप इसमें जो देखने लायक बात है वो ये है कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से और 9 से। ये नंबर 8 से भी भाज्य होना चाहिए और 9 से भी भाज्य होना चाहिए। 8 और 9 का भाज्यता का नियम हमने पढ़ा था। 8 का भाज्यता का नियम क्या है? 8 के भाज्यता का नियम है कि यदि किसी भी संख्या के इन 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से भाज्य है। और 9 के भाज्यता का नियम क्या है? तो 8 के भाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए। और 9 के भाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इससे कर लेते हैं कि 7 8 और y ये 8 से भाज्य होना चाहिए। आठ नेमा 8 नामे 72, कितने बचे? 6 6 और y। तो इस y की जगह कौन सा डिजिट आना चाहिए कि ये 8 से डिवाइड होगा? सिंपल, 8 × 64, तो y क्या होगा? 4। तो यहाँ पे y की जगह क्या आएगा?
4। अब आपको एक संख्या मिल गई है, अब दूसरी संख्या मिलानी है तो हमें 9 के भाज्यता का नियम अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी डिजिट्स का सम, इन सभी अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, यानी जो कि 9 और 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 क्योंकि y की भाग संख्या 4 हो गई है। नौ और 8 17, 5 22, 22 3 25 और 6 31 और 7 38, 8 46 और 4 50, तो ये हो गया 50 प्लस x, 50 प्लस x 9 से भाज्य होना चाहिए। अब आप 9 का पहाड़ा या 9 की टेबल बोलिए कि 50 से ऊपर आ जाए, वो सिंपल होता है 9 6 54। तो ये x क्या होगा, ये होगा 4। यहाँ x की वैल्यू क्या मिली हमें, 4। ये एक संयोग है कि इन दोनों की वैल्यू हमें 4 मिली, ये अलग भी हो सकती थी। अब हमें x की मिल गया, वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, और हमें अब इनसे क्या करना पड़ेगा, जो हमें उसने क्वेश्चन पूछा है हम उसमें अप्लाई करेंगे इसको, यानी 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12 इज इक्वल टू 4। सो इस क्वेश्चन के जो आंसर आया वो हुआ 4। देखिए मैंने इसमें जो आपको बताया वो है इतना लंबा, हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किया है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इतने लंबे की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन जो यहाँ चली है वो आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो आप सिंपली विदिन 30 सेकेंड्स आप इस 4 के आंसर पे आ सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट 517x 324 इज डिविजिबल बाई 12, या x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। यानी ये पूछना चाह रहा है। सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 5 1 7 x 3 2 4 ये कहना चाह रहा है कि ये जो संख्या है वो 12 से भाग चला जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ लीजिए और मैथ की भाषा में समझने की कोशिश करिए। ये पूछना चाह रहा है कि ये जो संख्या है वो 12 से भाज्य हो जाए। उसके लिए इस x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान क्या होगा उसका। ऑप्शंस हमारे पास ये 4 है। अब आप देखिए इसमें किसका भाज्यता का नियम यूज़ करेंगे आप। देखिए करने वाला अगर जिसका बहुत अच्छा दिमाग चलता है तो सीधा 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको। दैट्स द वन पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप सीधा ही 12 से डिवाइड कर लीजिए इसको, वो हम बाद में करेंगे। जब आप फास्ट कैलकुलेशन पे आ जाएंगे तो आप सिंपली उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें भाज्यता के नियम का जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करेंगे। तो आप 12 की फैक्टरिंग कर लीजिए। 12 की आप फैक्टरिंग करेंगे यानी 12 को 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तो 12 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आप क्या होगा, 3 गुणा 4, यानी ये नंबर 3 से और 4 से दोनों से भाज्य होना चाहिए। देखिए 4 से भाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इन 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से भाज्य है। 4 24, 4 6 24, तो डेफिनेटली ये नंबर 4 से भाज्य है। अब बचा क्या, 3। तो ये पूरा नंबर 3 से भाज्य होना चाहिए। और 3 से भाज्यता का नियम क्या है,
जो 9 से भाज्यता का नियम था अभी जो हमने देखा थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, वही 3 से भाज्यता का नियम है। इस संख्या के सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग जाता है तो डेफिनेटली वो 3 से भाज्य है। तो हम करते हैं इसको 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, ठीक है। 5 और 1 6 और 7 13, 3 16 और 2 18 और 4 22 + x डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 3 से इसको भाग देंगे तो 3 की आप पहाड़ा बोलिए या टेबल बोलिए, तो 3 7 21 और 3 8 24, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 22 + 2। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। भाई होने को इससे आगे भी आ सकता है, 3 8 24, 3 9 27, तो 22 और 5 हो तो 5 भी सकता है। अगर ये 5 होता है तो भी ये बिल्कुल 12 से भाज्य होगा। लेकिन उसने पूछा है न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी 2, और आपके ऑप्शंस में 2 का आंसर आ रहा है। देखिए ये तो हो गया इसमें एप्लीकेशन, जो 3 और 4 के जो भाज्यता के नियम थे उसका एप्लीकेशन हो गया है। लेकिन इससे सिंपल अगर किसी को करना है इसको, यानी जो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो सीधा जा सकता है इसमें, डिवाइडेड बाई 12, 12 चौके 48, 37, 12 तिये 36, 1 बचा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए सिंपल है, मिनिमम आप 2 लेंगे तो ये 12 एकम 12 होगा, 1 करेंगे तो ये 12 एकम 12 जाएगा, नीचे 0 बचेगा, देन 12 दूनी 24, 8 बचेगा और 12 संटू 84। तो मिनिमम यहाँ पे तब भी ये 2 आता है, यानी जिसको सीधा 12 से इसको भाग करके देखना चाहता है वो भी यहाँ से आप वैल्यू रख के देख लो। एक ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से वैल्यू रख के देख लीजिए, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। लेकिन ये तब है कि जब से सपोज आपका माइंड एप्लीकेशन यहाँ नहीं कर पाता है, इस मेथड में नहीं कर पाता है, तो आप ऑल्टरनेट मेथड्स पर भी जा सकते हैं, आप आंसर से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर से हमने एप्लीकेशन देख लिया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हायर लेवल है। पहले हम सिर्फ 2 ही अंक पता लगा रहे थे x और y, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि x, y और z यदि 3 संख्याएं वो बता दे कि जो हमें नहीं पता चल रही हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक 9 अंकों की संख्या 708x6y8z9 99 से भाज्य है, तो x + y + z का मान क्या होगा। यानी if a 9-digit number 708x6y8z9 is divisible by 99, then what is the value of x + y + z। अगेन सिंपल, क्योंकि हम चल उसी मोड में रहे हैं, एप्लीकेशन किसका होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स का होगा। सो पहले तो हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें। देखिए आप क्या करें, अपना एक रफ कॉपी साथ रखें, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान देके इसको सिर्फ इसी को देखें, आप उसी समय करने की कोशिश ना करें, पहले आप इसको देखें, फिर आप अपने माइंड के एप्लीकेशन करें कि आपको क्या करना था। अब आप इसमें देखिए 708x6y8 डिवाइडेड बाई 99। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में आप नंबर्स जो आपने जनरली हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं वो देखें, 2 3 4 5 6 तो 2 और 3 का ही होता है जनरली, 8 9 11। तो उनमें से इसको आप इसकी अगेन फैक्टरिंग करिए, आप उसको टुकड़ों में तोड़िए। तो 99 को आप टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप, 9 × 11। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इन सारे डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सिंपल देखते हैं, 7
प्लस 0 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस y प्लस 8 प्लस z प्लस 9, ये क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखिए 8 7 प्लस 0 7 और 8 15 और 6 21 और 8 29 और 9 38 प्लस x प्लस y प्लस z डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब आप सिंपल देख लीजिए, हमें चाहिए क्या? x प्लस वाई प्लस जेड। इसने सिंपल ये पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे आप एक ऐसी संख्या रखिए जिसको आप 38 में अगर जोड़ते हैं तो वो 9 से भाज्य हो जाए। करके देखिए क्या हो सकता है ऐसा। 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। एक तो ये हो सकता है कि 38 प्लस 7, 9 छिके 54। एक हो सकता है 38 प्लस 16, 9 साते 63। एक हो सकता है 38 प्लस 25। अब आपके जो, वैसे तो अगर क्वेश्चन सोल्व करने के आप देखेंगे तो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें सिंपल सी बात है कि 7, 16 और 25। देखिए ना तो इसमें 7 है और ना इसमें 25 है, उससे ऊपर हमें जाना नहीं है। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो तो आपको मिल ही गया है। आंसर तो आपको मिल ही गया है 16, आंसर तो इसमें मिल गया है। लेकिन इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम यदि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखें, लेकिन आप इसमें 11 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 3 अंकों का यदि कोई मान लेना हो तो कम से कम 3 इक्वेशन बननी चाहिए। और यहाँ पे आप इन दोनों डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर 2 इक्वेशन बनाते हो तो 3 संख्याओं का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। सो आपको इस क्वेश्चन का कैच यही है कि आपने जब इसको सॉल्व किया यहाँ पे तो ये आंसर आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड पूरा एक जगह आपने किया। तो ये देखिए, अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते तो आपको क्या करना पड़ता? 7 प्लस 8 15 प्लस 7 8 6 और 9, ये भी कर सकते हैं आप। 8 और 7 15 और 6 21 और 8 29 और 9 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसमें क्या करेंगे? 11 चौके 44, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है। 38 प्लस 6 44। अगला क्या हो सकता है? 11 5 55। तो अगला क्या हो सकता है इसमें? 17 हो सकता है। तो हमें इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन उस पर देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ द नंबर 5306 p2 इज डिविजिबल बाई 3। यानी यदि 5306 p2 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम
वह न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताइए। पहले तो इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि ये जो संख्या है 5306P2, ये संख्या 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाजित हो सकती है। तो अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि P की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है, और P का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है, उन दोनों के वर्गों का अंतर बताना है। इनके वर्गों का अंतर बताना है। ये इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये इसका सेकंड ही क्वेश्चन है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो इसका बेसिक क्वेश्चन, इसका मूल जो प्रश्न है वो ये बनता है कि P का छोटे से छोटा मान और P का बड़े से बड़ा मान इस संख्या में क्या होगा। तो देखिए, अगर 3 से विभाजितता का नियम क्या है, इस संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से भाज्य होना चाहिए। यानी 5 और 3 8 और 6 14 और 2 16 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस P, यानी 5 3 8 6 14 और 2 16 प्लस P डिवाइडेड बाई 3। अब आप ये जो संख्या बनेगी तो उसमें हम 3 से, आप उसका करके देखिए, आप 3 का पहाड़ा बोलिए या 3 की टेबल बोलिए, तो 3 पंजे 15, 3 छके 18। तो P का वैल्यू जो न्यूनतम हो सकता है वो क्या होगा, 2। 16 प्लस 2 18। तो P का जो न्यूनतम मान है वो क्या है, 2। और ये अधिकतम क्या हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है, 3 9 27। 16 प्लस 11 क्या P का मान हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो 11 तो हो नहीं सकता। अब आप 11 से 10 भी नहीं हो सकता। अब आप आइए 9 पे, 16 और 9 25, 25 3 से भाज्य नहीं है तो 9 नहीं हो सकता। 16 और 8 24, 24 3 से भाज्य है तो ये क्या हो गया, 3 8 24। तो ये 16 प्लस 8 24 3, तो 3 8 24। तो P का अधिकतम मान क्या है, 8। ये आपका बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि बेसिक उसने इन्फॉर्मेशन क्या मांगी थी। अब हम इसका जो सेकेंडरी क्वेश्चन है, जो इसमें मेन जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो ये पूछा है कि इन दोनों के वर्गों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो दैट्स वेरी सिंपल, 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 माइनस 2 स्क्वायर 4 और ये 60, एंड योर आंसर इज 60। अब ये जब तक आप इसको एप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा एप्लीकेशन में आप क्वेश्चन को थोड़ा धीरे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन जनरली एसएससी की एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। बैंकिंग की एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्लरिकल एग्ज़ाम में, लेकिन अगेन उसमें एप्लीकेशन होता है और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको फास्ट करनी पड़ती है। बट बेसिक फंडा हर एग्ज़ाम में एक ही है। आप कॉन्सेप्ट्स को समझते जाइए, उस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है उसको आप देखिए कि उसमें आपने किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट पे इस मैथ्स को थोड़ा इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ नहीं मिलाएं और हम मिक्स ना करें। जब हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे उसके बाद हम किसी एक पेपर को सोल्व करना शुरू करेंगे, और आप तब तक अगर आप आगे चल रहे हैं इससे तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप अपना प्रैक्टिस सेट पे वर्कआउट करते रहें। जितने प्रैक्टिस सेट आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द डे।